नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग पैक ग्रुप की चर्चा कर रहे थे, तो आज उस कड़ी में हम आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे। तो पैक ग्रुप का स्थापना की बात कर लेते हैं, सीधा लेते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, यानी इसकी स्थापना के पीछे क्या कारण है, इसकी स्थापना कैसे हुई, तो ये देख लेते हैं। पहले इसके पीछे हम थोड़ा सा कलकत्ता ग्रुप की नज़र देख लेते हैं। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ये ध्यान रखना, स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन इसकी प्रदर्शनी 1944, 1945 और 1950 है ना। ये तीनों प्रदर्शनियां हुई कहाँ थी? स्थापना हुई कलकत्ता में और प्रदर्शनियां कहाँ हुई हैं? प्रदर्शनी, इसकी सारी प्रदर्शनी मुंबई में हुई है। ये पॉइंट ध्यान रखे रहिएगा। अब पैक की अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखे रहिएगा, ये जो है इसकी प्रदर्शनी कहाँ हो रही है? मुंबई में हो रही है। अब पैक ग्रुप की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में, है ना। यानी कि सपोज दैट कि मुंबई में, ये मुंबई है, कलकत्ता के सारे लोग, ये जो कलाकार हैं कलकत्ता ग्रुप के, ये प्रदर्शनी करने के लिए मुंबई में आ रहे हैं। 44 में आए, 45 में आए, और ऑलरेडी जितने भी ये मुंबई के कलाकार हैं, जो है पैक ग्रुप के जितने भी कलाकार हैं, वो सबके सब लगभग जे स्कूल ऑफ आर्ट, ये पॉइंट याद रखे रहिएगा। इनसे कलाकार जो भी हैं, चाहे वो एम.एफ. हुसैन हो, फ्रांसिस न्यूटन सूजा हो, सैयद हैदर रजा हो, सदानंद बाकरे हो, जो है B.S. गायतोंडे हो, ये सब लोग कहाँ के हैं? जे स्कूल ऑफ आर्ट के हैं। दूसरा कंडीशन क्या रहा कि जब ये प्रदर्शनी हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रुप है, तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो यहाँ पर पड़ेगा ना, पैक ग्रुप पर इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। एक कलाकार ये भी हैं, कलाकार ये भी हैं, तो इनके मन में एक विचार आएगा कि क्यों ना हम लोगों का अपना एक ग्रुप हो। तो प्रेरणा स्रोत क्या बन गया? एक तो प्रेरणा स्रोत 44 और 45 की मुंबई में हो रही प्रदर्शनी किसकी? कलकत्ता ग्रुप की, तो ये प्रेरणा स्रोत बना। दूसरा एक तत्कालिक कारण बन गया, जिसके बाद में ये मन, अब प्रश्न ही नहीं, विचार तो चल रहा था जब प्रदर्शनी हो रही थी, लेकिन मन में एक तत्कालिक कारण बन गया। एक बार जो क्या कह सकते हैं कि KH आरा की, जैसे हम बताए हैं कि तात्कालिक कारण में देख सकते हो कि KH आरा की जो पेंटिंग हमने बताया था, दो पेंटिंग हमने बताई थी कि राधा कृष्ण कभी कभी देखने को मिलता है, कभी इंडिपेंडेंस प्रोसेस, जिसकी हिंदी होगी स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी, लेकिन हम पहली प्राथमिकता क्या देंगे? राधा और कृष्ण। अगर वो नहीं विकल्प में है तो स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी। तो उनका ये चित्र क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो अब इनको रहा नहीं गया। हालांकि ये इनको आप देखोगे 1944 में जब कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी हो रही थी, तो ऐसा नहीं है कि इनको फेमस आर्टिस्ट नहीं थे। 1944 में इनका एक चित्र था, मराठा बैटल, याद होगा, आप लोग पढ़े ही होंगे। मराठा बैटल जो जल रंग में मिला, जो जल रंग, माध्यम भी इसका याद रखिएगा, जल रंग में बना हुआ था। इस पर इनको किसका? गवर्नर का पुरस्कार मिल चुका था। गवर्नर का पुरस्कार मिला था। लेकिन इनकी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में जो राधा कृष्ण या स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी चित्र रिजेक्ट हो जाता है, तो इनसे रहा नहीं गया। और इनके उस समय फ्रांसिस न्यूटन सूजा भी, जो FN सूजा थे, एक तो ये थोड़ा विद्रोही प्रवृत्ति के कलाकार थे, और इनको जे स्कूल ऑफ आर्ट से निकाल दिया गया था। जे स्कूल ऑफ आर्ट, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी से भी संबंध रखते थे, चूंकि विद्रोही प्रवृत्ति के थे तो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट में उस समय स्वतंत्रता आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन में इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट के, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट का स्कूल था, उस पर जो अंग्रेजों का झंडा था, यूनियन जैक, उसको इन्होंने क्या किया था? निकाल दिया था। इस वजह से इनको क्या किया गया था? स्कूल से निकाल दिया गया था। हालांकि इनको एक बार जो शुरुआत में सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहाँ की शौचालय की भित्ति चित्र में कुछ नग्न चित्र था, तो उस आपत्ति के कारण भी इनको निकाल दिया गया। तो इस कारण ये भी स्कूल से निकाले गए थे, इनका चित्र रिजेक्ट हो गया था। ऑलरेडी ये सब लोग मुंबई में थे ही थे। सैयद हैदर रजा की अगर हम बात कर लें, तो सैयद हैदर रजा, जिनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था,
ये भी जे स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने भी अध्ययन लिया। तो ये सब सारे कलाकार थे। तो KH आरा जब इनका चित्र रिजेक्ट होता है तो ये आते हैं, तो वहाँ पर फ्रांसिस न्यूटन सूजा के घर आते हैं, तो ऑलरेडी सैयद हैदर रजा वहाँ मौजूद होते हैं। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया, पैक ग्रुप बना लिया। कहा चलो भाई अब पैक ग्रुप बना लेते हैं, है कि नहीं। तो ये इसकी स्थापना के पीछे जो कारण बना कि 44-45 का जो कलकत्ता ग्रुप का मुंबई में प्रदर्शनी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इनके मन में विचार था कि हम लोगों का अपना एक ग्रुप हो। लेकिन वो विचार अंदर चल ही रहा था, तब तक उस विचार में एकदम कौधनी आग का काम क्या कर दिया कि एकदम भभक उठा और पैक ग्रुप बन उठा, वो था इनके चित्र का रिजेक्ट हो जाना। तो इस कारण से ये जो है पैक ग्रुप अस्तित्व में आ गया। अब इसको अस्तित्व में लाने कौन लाया, क्योंकि अब ये तो बात था, लेकिन अब उसमें से जाहिर सी बात है कि विद्रोही प्रवृत्ति के कौन है, फ्रांसिस न्यूटन। बातूनी कलाकार भी उन्हें कहा जाता है, जीनियस कलाकार भी कहा जाता है। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। अभी एक चर्चा चल रही है FN सूजा के बारे में। अगर हम एक आर्टिस्ट को लेते हैं जो पैक ग्रुप का एक सक्रिय और ऊर्जावान कलाकार है। पैक ग्रुप के क्या है, ये सक्रिय कलाकार और ऊर्जावान कलाकार हैं, जिन्होंने 3 शादियां भी की, जिन्हें स्कूल से निकाला गया। तो जाहिर सी बात है कि इनके अल्पकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे इनको एक गहरा सदमा बैठा रहता है, क्योंकि ऐसा लगता है इनको कि मेरे कारण ही पिता की मृत्यु होती है। माँ बचपन में ही इनको छोड़कर इनके दादी के पास चली जाती है। तो स्त्रियों के प्रति उनका जो नजरिया होता है वो भी थोड़ा सा अलग हटके होता है। तो अब इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अगर पैक ग्रुप का जो मेन क्वेश्चन बनता है, एक तो कभी क्या ज्यादातर संस्थापक आएगा कि पैक ग्रुप का संस्थापक कौन है, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा। पैक ग्रुप का घोषणा पत्र किसने तैयार किया, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अभी हम डिटेल नहीं लिख रहे हैं, तो इतना आप समझते जाइएगा। संस्थापक फ्रांसिस न्यूटन सूजा, घोषणा पत्र किसने, और कैटलॉग किसने तैयार किया था, कैटलॉग फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ये सब यही है फ्रांसिस न्यूटन। संस्थापक, घोषणा पत्र, कैटलॉग। प्रेरणा स्रोत आ जाता है कि पैक ग्रुप के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, तो भी कौन रहे हैं, प्रेरणा स्रोत भी कौन रहा है, प्रेरणा स्रोत भी यही रहे हैं। पैक ग्रुप के सचिव या महासचिव कौन रहे हैं, सचिव या महासचिव ऐसे करके भी अगर आ जाता है तो महासचिव ये भी रहे। कभी कभी आ जाता है पैक ग्रुप का श्वेत पत्र किसने लिखा, तो श्वेत पत्र या घोषणा पत्र, इसको हम सीधा सा लिख दें कि श्वेत पत्र आ जाए एग्जाम में तो भी बात एक ही है। तो ये फ्रांसिस न्यूटन, कारण क्या है कि बहुत ही ये सक्रिय और ऊर्जावान कलाकार है। तो जाहिर सी बात है कि सारा जिम्मेदारी का जो सिस्टम था इन्होंने किया। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अभी ये जो घोषणा पत्र होता है, जो कैटलॉग तैयार करते हैं, तो पैक ग्रुप की जो प्रदर्शनियां होती हैं, इसको याद रखे रहिएगा। कलकत्ता की 44, 45, 50 और पैक ग्रुप की चूंकि पहली बैठक तो गिरी गांव में होती, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो पहली लिख लीजिए, जाने रहिएगा कि अगर इसकी, एक मिनट इसको मिटा दे रहे हैं, जिससे चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो अपलोड करने में दिक्कत होगी, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ले जाए, तो इसलिए तेज स्पीड होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आपको सब आएगा। तो क्या चर्चा हो रही थी कि इसकी प्रदर्शनियां जो होती हैं, एक तो बैठक इनकी पैक ग्रुप की बैठक कब होती है, बैठक अगर पूछेगा तो गिरी गांव में सोवियत यूनियन का एक फ्रेंड्स सोवियत यूनियन का एक प्रांगण होता है, वहां पर इनकी बैठक होती है, जहां पर अपने विचार के अनुसार ये घोषणा पत्र कैटलॉग तैयार करते हैं। और उसके बाद में जो इनकी पहली प्रदर्शनी होती है, पहली प्रदर्शनी कब होती है, इनकी जो पहली प्रदर्शनी होती है 7 जुलाई 1949 को इनकी प्रदर्शनी होती है कि नहीं, कहाँ, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी यानी मुंबई, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में इनकी पहली प्रदर्शनी होती है। किसकी, पैक ग्रुप की बॉम्बे आर्ट पर होती है। और दूसरी जो प्रदर्शनी होती है इनकी, दूसरी प्रदर्शनी जब होती है तो दूसरी प्रदर्शनी होती है 1950 में, दूसरी प्रदर्शनी 1900। लेकिन जो ये दूसरी प्रदर्शनी होती है, कलकत्ता ग्रुप की जो तीसरी प्रदर्शनी होती है, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों संयुक्त प्रदर्शनी है, संयुक्त प्रदर्शनी या कभी कभी एग्जाम में पूछ ले सामूहिक प्रदर्शनी, बात एक ही है, संयुक्त प्रदर्शनी या सामूहिक प्रदर्शनी है।
तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने जिस पैक ग्रुप की स्थापना की थी उसकी पहली और दूसरी प्रदर्शनी इन्हीं के समय में होती है। हालांकि ये क्या कहेंगे कि इन दोनों प्रदर्शनियों का जो कैटलॉग कौन तैयार करता है, कैटलॉग जो इस दोनों प्रदर्शनियों का एफ.एन. सूजा ही तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? कैटलॉग ये तैयार करते हैं। अभी एक संक्षिप्त चर्चा चल रही है, कंबाइंड लेकर सब चल रहे हैं, अभी एकदम सेपरेट आर्टिस्ट को लेकर नहीं चल रहे हैं। तो पहली प्रदर्शनी 7 जुलाई 1949 कहाँ? बॉम्बे आर्ट। दूसरी प्रदर्शनी 1950 में होती है। दूसरी जो प्रदर्शनी होती है पैक ग्रुप की, और कलकत्ता की जो तीसरी प्रदर्शनी होती है वो क्या होती है? वो संयुक्त प्रदर्शनी होती है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ याद रखिएगा, जो पैक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी होती है 7 जुलाई 1949 में, एक पाकिस्तान में जन्मे मुल्कराज आनंद है। क्या है? मुल्कराज आनंद। ये पहली प्रदर्शनी का जो उद्घाटन आता है, पहली प्रदर्शनी का जो उद्घाटन होता है वो मुल्कराज आनंद है। इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है अनटचेबल, इंग्लिश राइटर हैं ये, है ना। तो उद्घाटन इन्होंने जो पैक ग्रुप का जो पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। और इनकी एक पुस्तक है अनटचेबल, कुली भी है, अनटचेबल भी है और भी है। तो ये पूछा गया है टीजीटी में, तो इनकी है मुल्कराज आनंद। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिए, कभी कभी ये भी ध्यान रखिएगा, जो कलकत्ता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कब हुई थी? 1944। कहाँ हुई? स्थापित हुई थी कलकत्ता में। हुई कहाँ हुई थी? मुंबई में। तो इसकी जो पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन तो नहीं, लेकिन ये किसके सहयोग से इसकी पहली प्रदर्शनी की गई थी? तो याद रखिएगा, कलकत्ता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी श्रीमती केसी के सहयोग से, श्रीमती केसी के सहयोग से ये प्रदर्शनी आयोजित की गई थी कलकत्ता ग्रुप की। पैक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि पहली प्रदर्शनी, दूसरी प्रदर्शनी और इसकी तीसरी प्रदर्शनी कब हुई थी? 1952। और यही तीसरी प्रदर्शनी ही पैक ग्रुप की क्या हो गई? आखिरी प्रदर्शनी थी। तो ये प्रदर्शनी से समय इसका स्थापना का प्रेरणा स्रोत कौन बना? तो इसके दोनों जो पैक ग्रुप, कलकत्ता ग्रुप के जो 44-45 के जो प्रदर्शनी हो रही थी मुंबई, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा बनी। उसके साथ साथ जिनके चित्र रिजेक्ट हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं आग में घी का काम किया और तत्काल ये पैक ग्रुप बनकर खड़ा हो गया। तो इस तरह इनके एक प्रदर्शनी के बनने यानी प्रेरणा स्रोत क्या रहा जिसके कारण पैक ग्रुप बना। उसके साथ ही साथ एक और है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि जो बंगाल शैली चल रही थी, आपको याद होगा, जो इससे पहले बंगाल शैली थी, बंगाल शैली में कहीं ना कहीं सब चीज किस पे? पौराणिक आख्यान पे चित्र बन रहे थे, पौराणिक आख्यानों पर चित्र बनाए जा रहे थे। इस पर हमने चर्चा की थी, विस्तृत है, जैसे के वेंकटप्पा रामायण पर संबंधित, खुद क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, वैष्णव सिद्ध, खुद नंदलाल बोस शिव सिद्ध कलाकार। तो कहीं ना कहीं इसके विरोध में आया था कलकत्ता ग्रुप। उसने कहा कि हम कलकत्ता ग्रुप, तो प्रदोष दास गुप्ता प्रदोष गुप्ता का एक कथन है, जो मूर्तकार हैं कलकत्ता ग्रुप के संस्थापक, उन्होंने बंगाल शैली का विरोध किया कि हम हमेशा अतीत की ओर क्यों चले जा रहे हैं, हम हमेशा क्यों पौराणिक आख्यानों पर चित्र बना रहे हैं हमारे समाज में, क्योंकि उस समय बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था, विश्व युद्ध चल रहा था। उन सारी स्थितियों में कहे कि जो आसपास समाज की स्थिति है उसको कला में प्रयोग किया जाए, कला के माध्यम से उसको व्यक्त किया जाए। अगर हम पौराणिक आख्यानों में यानी अतीत में ही हम अपने दिमाग को, अपनी चेतना को बिजी रखे रहेंगे तो हमारी कला का विकास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से जो कहीं ना कहीं कलकत्ता ग्रुप क्या हो गया, मानव को केंद्र बिंदु रखा, यानी व्यक्तवाद, यानी हम कह सकते हैं मानवतावाद। तो कलकत्ता ग्रुप किस पर आधारित था? मानवतावाद। याद करिए, आप पाश्चात्य में चलेंगे तो पाश्चात्य में एक पुनर्जागरण का शुरुआत होती है। पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु क्या था? इटली था। इटली में ही तो पुनर्जागरण शुरू हुआ था, जिसके पुनर्जागरण में
3 भाग है उसके, आद्य पुनर्जागरण, आरंभिक पुनर्जागरण और हाई नेनासा उच्च पुनर्जागरण। तो उसमें से तो वो इटली, उसका केंद्र में इटली था। और ये भी कभी कभी पूछा जाता मानवतावाद की कुंजी है तो पुनर्जागरण, या पुनर्जागरण जो शैली स्टार्ट हुई थी इटली में वो किस पर आधारित थी? मानवतावाद पर। वही कलकत्ता ग्रुप में मानवतावाद पर आधारित थी और इनका भी उद्देश्य था कि कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए और मानवता को दृष्टिकोण में रखना चाहिए। यही काम आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पैक ग्रुप आया तो पैक ग्रुप का तो मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं था, एकदम नहीं। पैक ग्रुप का सीधा सा, जो पैक ग्रुप में जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट है ना, प्रो शब्द, इनका ये अर्थ तो था प्रो, कि मुझे आगे जाना है। कहाँ जाना है? आगे। आगे मतलब जहां हम जाना चाहते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं, जहां हम जाना चाहते हैं। पैक ग्रुप में जो प्रो का अर्थ है क्या है? आगे, फॉरवर्ड। कहाँ? जहां हम जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं? हमारी जो कला हो वो राष्ट्रीय दायरे से बाहर हो। क्या हो? राष्ट्रीय दायरे से बाहर हो। यानी जो हम एक कैद में जो बंद है, एक राष्ट्रीयता के आधार पर हम चल रहे हैं, उससे नहीं मतलब है। हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। जहां हम जाना चाहते हैं, कहाँ? राष्ट्रीय दायरे से निकलकर कहाँ हो जाए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको हम लाकर खड़ा कर दें। किसको? कला को। किस कला को? भारतीय कला को। भारतीय कला एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ जाए। तो ऐसे लाने के लिए क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय लाने पर इन्होंने जो पहले की कला शैलियां हैं उसका विरोध किया कहीं ना कहीं। इसीलिए फ्रांसिस न्यूटन सूजा का एक कथन है कि जो हमारा पैक ग्रुप है वो भारत की आज़ादी के बाद स्थापित हो रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात ये ग्रुप स्थापित हुआ था। तो अब हम लोग भी क्या है? स्वतंत्र हो गए। अब किसी कला के नियमों में हम कैद नहीं रहेंगे। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि पैक ग्रुप का जो लक्ष्य है, आगे जहां हम जाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी राष्ट्रीय दायरे से हम बाहर निकलेंगे। इसके लिए हम जो कला नियम है उसका भी अवहेलना कर रहे हैं। यानी स्वतंत्रता, वो खुद कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता इस स्तर तक हो, अराजकता तक। यानी खुद जो है फ्रांसिस न्यूटन कहते हैं कि मैंने कला के जो शुद्ध नियम है, कला में जो भी नियम है, उन नियमों को हमने ताक पर रख दिया। अब ये सब सारी बातें जो बता रहे हैं फ्रांसिस न्यूटन, मैंने शुद्ध कला के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। और ये भी कहते हैं कि सारी सभ्यता ही निर्वसना है। देखिए इनके वाक्य से क्या निकल रहा है? विद्रोही प्रवृत्ति निकल रही है। ये थोड़ा विद्रोही प्रवृत्ति के हैं, बातूनी कलाकार हैं। ये सब सारी बातें जो इसके पहले कला शैली है उसमें नहीं देखने को मिलती है। वो कहीं ना कहीं बंगाल शैली देखिए एक सिस्टम से चल रहा है, कहीं ना कहीं कलकत्ता ग्रुप में इस तरह की स्वतंत्रता नहीं देखने को मिलती है। पहली बार पैक ग्रुप में आते हैं तो अनावृत्ताओं का, यानी स्त्रियों का नग्न चित्रण एकदम मतलब अपनी परम चरम सीमा तक, अनावृत्ताओं का यानी निर्वसनाओं का, यानी स्त्री का नग्न चित्रण, अनावृत्ताओं का चित्रण खूब हुआ। किसमें? पैक ग्रुप में। अब पैक ग्रुप में इस अनावृत्ताओं का यानी निर्वसनाओं का जो चित्रण है, उसमें जो मेन कलाकार आप देखोगे, एक तो सूजा ही हैं जो इस ग्रुप के संस्थापक हैं, खुद जो है सूजा हैं, आरा हैं, कृष्णौला जी आरा हैं, उसके बाद अकबर पद्मसी हैं। ये पैक ग्रुप के ये पैक ग्रुप के क्या हैं? पैक ग्रुप के ये अनावृत्ताओं का चित्रण करने वाले ये कलाकार हैं, सूजा, आरा, अकबर, पद्मसी। ये ध्यान रखे रहिएगा। और इनके ऊपर कई बार मुकदमा भी हुआ है। खुद बाद में एम.एफ. हुसैन बाद में आएंगे तो उनके ऊपर तो खुद जो है 2006 में भारत से निकलना पड़ता है, भारत माता का नग्न चित्रण के विवाद में। तो इस तरह से ये एक अर्थ क्या निकल कर आ रहा है? अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाश्चात्य कला है वहाँ स्त्रियों का नग्न चित्रण होता है, तो उस स्तर पर ये जाना चाहते हैं। यानी कि पूरी कला के नियमों, इसीलिए सूजा कहते हैं मैंने कला के नियमों को ताक पे रख दिया गया। यहाँ तक कि अब देखिए
स्त्रियों को क्या कहते हैं? दुखशीला, चरित्रहीन, व्यभिचारिणी। ये कौन कह रहा है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। किसको कह रहे हैं? स्त्रियों को कह रहे हैं। अपने देशवासियों को गधा भी कह रहे हैं। इस कारण इन सब विद्रोही प्रवृत्ति के कारण इनको हम पाश्चात्य के एक वाद से जोड़ सकते हैं, और खुद जो है फ्रांसिस न्यूटन सूजा स्वयं को शैतान, स्वयं को क्या कहते हैं? स्वयं को शैतान और दादावादियों का उत्तराधिकारी, दादावादियों का उत्तराधिकारी कहते हैं। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। दादावादियों का उत्तराधिकारी कह सकते हैं। अब ये दादावाद है, दादावाद इसलिए कहते हैं क्योंकि दादावाद इनकी स्वभाव से बहुत मेल खाता है। दादावाद जो है, दादावाद का एक प्रश्न भी आता है, कौन सा ऐसा कलावाद है आधुनिक कलावादों में, पाश्चात्य जगत से आता है, कि वो अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के लिए क्या है जाना जाता है, तो वो दादावाद है ना। और इसके जो मेन जो कलाकार थे मार्सेल धूसा और पिकाबिया, और धूसा स्वयं धूसा कहते हैं, मार्सेल धूसा, जिनकी एक चित्र आप बहुत पढ़ते होंगे, न्यूड डिसेंडिंग स्टेयर के, एक नग्न स्त्री सीढ़ी से उतरती हुई और ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधू, ये सब धूसा की। तो इन्होंने स्वयं कला का विरोध किया है। अपने जो पूर्ववर्ती कला शैली थी उसका ये दादावाद विरोध करता था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न हुआ था। और इनकी जितनी प्रदर्शनी होती थी उस प्रदर्शनी में जो चित्र बनाते थे, चित्र भी कैसे, जैसे रद्दी सामान को लेकर उसको बनाते थे, कलाकृति को रखकर उसके पर उस पर अपना एक शीर्षक नाम दे देते थे और उस पर एक कुल्हाड़ी रख देते थे, और जिस भी दर्शक को इच्छा हो तो वो उस कुल्हाड़ी से उस कला को नष्ट कर दे। इतनी विद्रोही प्रवृत्ति की एक दादावाद था। और ये सब सारी प्रवृत्ति फ्रांसिस न्यूटन सूजा में क्या था? इनके स्वभाव में इस कलावाद से, दादावाद से मेल खाता था। इसलिए इससे भी कभी बढ़िया आया था इस बार प्रश्न कि दादावाद में दादा शब्द किसने दिया, टीजीटी 2021 में, तो दादा शब्द क्रिस्टा जारा ने। और इसका दादावाद का जो घोषणा पत्र याद रखे रहिएगा, ह्यूगो वाल ने तैयार किया था, जर्मन कवि थे। तो ये जब आएगा तो देखा जाएगा। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार मार्सेल धूसा और पिकाबिया थे। 1916 में ये दादावाद उभर कर आया था प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप। तो इस तरह फ्रांसिस न्यूटन सूजा स्वयं को शैतान और दादावादियों का उत्तराधिकारी कहते हैं। तो ये जो पैक ग्रुप का जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा है, ये बहुत ही विद्रोही प्रवृत्ति के थे, बहुत बातूनी कलाकार थे, जीनियस कलाकार थे। कभी एक क्वेश्चन ये भी आया था, ये जीनियस थे, बहुत एक प्रश्न आया था कि कौन सा ऐसा कलाकार है, आया हुआ है शायद एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो एक दिन में 14 कलाकृतियां बनाने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। तो यही है फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जो एक दिन में 14 कलाकृतियां बनाने का ये क्या कर चुके हैं, कलाकृतियां, एक दिन में 14 कलाकृतियां बनाने का कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से पैक ग्रुप का जो प्रेरणा बना, कैसे ये अस्तित्व में आया, और इसके संस्थापक, प्रेरणा स्रोत, घोषणा पत्र, कैटलॉग, सचिव, ये सब फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। अन्य कलाकारों में देख लीजिएगा, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फ्रांसिस एफ.एन. सूजा इसके कलाकार एक ही हैं। उसके बाद में कृष्ण जी हौला आरा का एक चित्र रिजेक्ट हुआ, तो पहुंच जाते हैं सूजा और रजा के पास। ये मेन सूजा, एस.एच. रजा, ये मेन 3 कलाकार तो तत्काल उस समय थे ही थे। और याद होगा कि हमने ये बताया था कि इस प्रो का अर्थ है आगे ले जाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो इसके सचिव हैं, संस्थापक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने के.एच. आरा को जनसंपर्क अधिकारी बनाया। कहा भैया आप जनसंपर्क अधिकारी बनो। जनसंपर्क यानी लोगों से मिलो। किन किन लोगों से मिलो? यानी आप लेखक से मिलिए। किससे मिलिए? लेखक से मिलिए। फिर किससे मिलिए? कला समीक्षक से मिलिए, कला समीक्षकों से मिलिए। फिर किससे मिलिए? पत्रकारों से मिलिए, जिससे पैक ग्रुप का क्या हो सके, प्रचार प्रसार हो सके। सैयद हैदर रजा थे, इन्हें चित्र संग्रहकर्ता बनाया गया। क्या बनाया गया? चित्र संग्रहकर्ता बनाया गया। कहा गया कि जो भी देशी और विदेशी कला संग्रह यानी कलाओं को संग्रह करते हैं, उनसे आप जाकर कहिए कि पैक ग्रुप के चित्रों को क्या करें, चित्र संग्रहकर्ता पैक ग्रुप के चित्रों को खरीदें। पैक ग्रुप के चित्रों को क्या करें? खरीदें। पैक ग्रुप के चित्रों को खरीदें। शायद पिछले वीडियो में हमने जनसंपर्क अधिकारी में नेता भी बोल दिया होगा, चलिए वो मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी वाणी से ऐसा कुछ निकल जाए तो उसको आप
कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, मतलब ये उसको सत्य मत मान लीजिए। तो लेखक, कला समीक्षक, पत्रकार से ये जनसंपर्क, क्योंकि आगे ले जाना है, राष्ट्रीय स्तर से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, तो ये सब डिवाइडेड। और ये गाडे, हरिअम्बादास गाडे, ये बाद में, ये 3 तत्काल थे। बाद में इस ग्रुप को और सक्रिय बनाने के लिए हरिअम्बादास गाडे आ गए, MF हुसैन आ गए, ये 3 और जोड़े गए, और सदानंद बाकरे आ गए, जो इस पैक ग्रुप के क्या हैं, सदानंद बाकरे आ गए। ये 3 और जोड़ दिए गए, जो पैक ग्रुप के 6 कलाकार हो जाते, ये मेन है। तो ये क्या हो गए थे, ये कोषाध्यक्ष बना दिया गया कि भाई जो भी चित्र बेचा जाए, प्रदर्शनियां लगे, उससे जो पैसा मिले उसके आप मालिक हो जाएंगे, कोषाध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये हुआ, क्योंकि इस को ले जाना है। और इसी क्रम में बाद में 2 और कलाकार, इंपॉर्टेंट कलाकार को आप देख सकते हैं, अकबर पदमसी इसमें भी आ जाते हैं, अकबर पदमसी भी आ जाते हैं, और BS गायतोंडे, वासुदेव शांत गायतोंडे आ जाते हैं, वासुदेव शांत गायतोंडे आ जाते हैं। ये मेन है। अब इनका आप जन्मदिन याद रखे रहिएगा। 1924 में जन्म हुए थे, गोवा के थे, गोवा के सालीगांव थे। अब बाद में कल से नेक्स्ट वीडियो में हम इनका आर्टिस्ट FN सूजा को लेकर चलेंगे, अभी सब लेकर चल रहे हैं। तो 1924 में चले थे, जन्म हुआ था गोवा में। 2002 में इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट है जन्मदिन। KH आरा का कब जन्म हुआ था, 1914, बोलाराम, सिकंदराबाद। SS राजा का कहाँ, मध्य प्रदेश में 1922 में जन्म हुआ था। 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट है जन्म और मृत्यु दोनों, इनका भी जन्म और मृत्यु दोनों। गोवा में जन्मे, मुंबई में मरे, कौन, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। और KH आरा 1914, बोलाराम सिकंदराबाद, इतना ही इंपॉर्टेंट है। SS राजा का दोनों इंपॉर्टेंट है, 1922 में जन्मे, कहाँ जन्मे हैं, मध्य प्रदेश के बवेरिया में। और उसके बाद में 2016 में इनकी मृत्यु हुई, कहाँ मृत्यु हुई, दिल्ली में मृत्यु हुई, है ना। बाकी हरिअम्बादास गाड का, MF हुसैन का मकबूल फिदा हुसैन, एक तो पूरा नाम पूछा जाता है। साथ ही इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, 1915 में। इनका डेट याद रखिएगा, 17 सितंबर 1915 में इनका जन्म हो जाता है। और 1915 में जन्म होता है, 2011 में मृत्यु होती है। जन्म होता है कहाँ होता है, जन्म होता है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर नामक कस्बे में होता है। मृत्यु होती है 2011 में, कहाँ होती है, लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में 2006 में ये देश को छोड़ देते हैं, 2010 में कतर की नागरिकता लेते हैं। लगभग इन्होंने, अभी बस ऐसे समझते जाइएगा, लगभग इन्होंने 12 फिल्मों का निर्माण किया है, जिसमें इन्होंने गजगामिनी, जो इनकी पहली फिल्म थी गजगामिनी, बाकी इनकी 1967 में थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर इनकी जो फिल्म थी, राजस्थानी जनजीवन पर आधारित इनकी फिल्म थी। गजगामिनी 2000 में बनाई, जो तब जो है माधुरी दीक्षित को लेकर, और मीनाक्षी आ टेल ऑफ 3 सीरीज 2004 में बनाई तब्बू को लेकर। तो इस तरह इनका इंपॉर्टेंट है। सब है सदानंद बाकरे जो इसके मूर्तिकार हैं, इनकी एक मूर्ति रेड शू, जो रेड शू एक मूर्ति याद रखे रहिएगा। बाकी इनका तेल रंग में एक चित्र टोरोसो भी है ना। उसके बाद में इन्होंने जो, अच्छा एक चीज ये याद रखे रहिएगा, कभी ये पूछ ले, क्योंकि ये कला समीक्षकों से भी खूब मिले ना, सैयद जो कौन है जनसंपर्क अधिकारी, इसमें एक कला समीक्षक को याद रखिएगा, रूडी वान लाइडेन, रूडी वान लाइडेन, कहीं अलग अलग करके नाम होता है, रूडी वान लाइडेन। बाकी इस पैक ग्रुप को नव गुजराती स्कूल के नाम से चार्ल्स फावरी ने कहा था। चार्ल्स फावरी जो थे, इस पैक ग्रुप का एक नाम दिया था नव गुजराती स्कूल। ये भी एक कला समीक्षक के रूप में आ जाते हैं। और रूडी वान लाइडेन, ये भी जर्मन कला समीक्षक हैं। इन्होंने पैक ग्रुप के बारे में काफ़ी लिखा, जर्मन कला समीक्षक पैक ग्रुप के बारे में इन्होंने लिखा था। कभी ऐसा एग्जाम में आ जाए कि पैक ग्रुप के बारे में किस कला समीक्षक ने लिखा, तो रूडी वान लाइडेन है। तो इस तरह से हम लोग अभी इस बारे में एक डिटेल ब्यौरा पूरे ग्रुप का लेकर चल रहे हैं, एक निष्कर्ष को लेकर चल रहे हैं। बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रांसिस न्यूटन सूजा को सेपरेट लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।